हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम हमारे मॉडर्न ऑथर जॉन्स गालवर्दी को कर रहे हैं, जिसके ऊपर 4 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर ले। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होने वाली वीडियोज़ हैं। तो गाल्सवर्दी की लास्ट वीडियो में हमने द सिल्वर बॉक्स, जो इनका बहुत ही फेमस प्ले है, उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। उसके कैरेक्टर्स देखे थे, उसका एनालिसिस किया था। आज की इस वीडियो में हम इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले है, मेजर प्ले है जस्टिस, जिसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, नोट्स समझ आ रहे हैं, तो वीडियोस को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी चैनल पे वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये जो प्ले है जस्टिस, ये आया था 1910 में। गाल्सवर्दी का प्ले है, 4 एक्ट हैं इसमें। गाल्सवर्दी के जितने भी प्ले हैं वो शॉर्ट ही हैं, 3 to 4 एक्ट्स ही देखने को हमें मिलते हैं। बात करें अगर इसकी थीम की, तो जस्टिस का थीम जो है ना, ये हमें क्रिटिसिज्म ऑफर करता हुआ दिखता है कि उस वक्त ब्रिटेन की जो हालत थी, लीगल इंस्टीट्यूशन जैसा था वहाँ पे, उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए हमको यहाँ पे गाल्सवर्दी दिखे हैं। साथ ही साथ सोसाइटी का भी थोड़ा बहुत हमें क्रिटिसिज्म यहाँ पे देखने को मिला है। उस वक्त की ब्रिटिश सोसाइटी कैसी थी। सेटिंग जो है इसकी लंदन रखी गई है। और ये जो प्ले है ना, ये पार्ट था एक कैंपेन का, जिसमें जो है वो कंडीशन जो है ब्रिटिश की, ब्रिटिश प्रिजन्स जो थे, ब्रिटिश की जो जेल थी, ब्रिटेन की जो जेल थी, उसकी जो जो भी हालत थी, उसको इम्प्रूव करने के लिए एक कैंपेन चलाया गया था। तो ये प्ले जो है उसका पार्ट था। तो उस वक्त जो ब्रिटिश की हालत थी, प्रिजन्स की जो हालत थी, और जो वहाँ पे सॉलिटरी यानी कि जो कानून व्यवस्था थी, वहाँ के जो जो भी उनका न्याय था, सिस्टम था, उस सबको क्वेश्चन किया गया है और उसके इम्प्रूवमेंट की बात कही गई है। ये इसकी एक ओवरऑल थीम है। आइए अब इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। तो कहानी की जो शुरुआत होती है वो एक लॉ फर्म से होती है। लॉ फर्म का नाम क्या है? जेम्स हाउ एंड सन्स। जेम्स हाउ कौन है, आइए देखते हैं कैरेक्टर्स। तो जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ जो हैं, ये ऑनर हैं एक लॉ फर्म के, सॉलिसिटर्स हैं। आपको सॉलिसिटर्स पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब लॉयर हैं। तो ये जो थे बाय प्रोफेशन लॉयर थे, इनका खुद का एक लॉ फर्म था, जिसका नाम इन्होंने जेम्स हाउ एंड सन्स रखा था। जेम्स हाउ जो है वो फादर है और जो वॉल्टर हाउ थे ये सन थे। इसके अदर वर्कर्स देखते हैं। तो रॉबर्ट कोक्सन जो हैं एक सीनियर क्लर्क हैं इसी लॉ फर्म में, और जो बाकी 2 हैं वो जूनियर क्लर्क हैं, डेविस और विलियम फॉल्डर। ये जो है ये जूनियर क्लर्क हैं। अदर कैरेक्टर्स की बात करें अगर, तो मेन कैरेक्टर में आती है रूथ हनीविल, जो कि एक मैरिड विमेन है, उसके खुद के बच्चे हैं, हस्बैंड हैं। लेकिन ये क्या करती है, विलियम फॉल्डर से प्यार करती है। मतलब विलियम फॉल्डर और रूथ हनीविल का अफेयर दिखाया गया है इस स्टोरी में। अदर कैरेक्टर्स की बात करें तो वो कैशियर कॉले है, ये कैशियर हैं। इस प्ले में आगे चल करके हमको जो है विलियम फॉल्डर जो है वो कोर्ट में नज़र आते हैं। तो उस वक्त जो है जो लॉयर है उनका जिक्र हुआ है, तो आइए लॉयर देखते हैं। तो हैरोल्ड क्लेवर जो है वो अपोजिशन के लॉयर हैं, और हेक्टर फ्रॉम जो है वो फॉल्डर के लॉयर हैं। अदर कैरेक्टर्स की बात करें अगर, तो स्वीडल जो कि ऑफिस बॉय है, विस्टर जो कि डिटेक्टिव है, और मिस्टर जस्टिस फ्लोर जो कि जज है। चलिए आइए अब इस प्ले की समरी देखते हैं। तो स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है लॉ फर्म से। और इस फर्म का ना एक रूल है कि अगर एक बार जो है ऑफिस में सारे एम्प्लॉई एंट्री कर गए हैं, तो अब जो है बाहर से कोई भी मेंबर उनसे मिल नहीं सकता। उनको अगर मिलना है तो वो वेट करेंगे बाहर ही, या फिर शिफ्ट ख़त्म होने का वेट करेंगे कि जब शिफ्ट ख़त्म होगी और एम्प्लॉय बाहर जाएंगे तभी मिल सकेंगे। ये वहाँ का रूल था। बट होता क्या है कि एक दिन जो रूथ हनीविल है, जिसका भी हमने करेक्टर लिस्ट में जिक्र किया है, रूथ हनीविल आती है फर्म में, और जो रॉबर्ट कोक्सन है जो कि एक सीनियर क्लर्क होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो मिलना चाहती है विलियम फॉल्डर से, जो कि एक जूनियर क्लर्क होता है। क्योंकि ये दोनों जो हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये अभी आपको करेक्टर बताते वक्त मैंने आपको क्लियर किया था। तो ये कपल होते हैं। तो रुथ जो है वो रिक्वेस्ट करती है सीनियर क्लर्क रॉबर्ट कोक्सन से कि मुझे विलियम फॉल्डर से मिलना है। लेकिन रॉबर्ट जो है ना वो मना कर देता है, क्योंकि ये जो है वो रूल के ख़िलाफ़ है उनके लॉ फर्म के। वो उसको वेट करने को बोलता है और बोलता है कि आप तभी मिल सकती हैं जब शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन फिर क्या होता है कि रुथ जो है ना बहुत रिक्वेस्ट करती है रॉबर्ट कॉक्सन से, और बोलती है कि ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। इसके ऊपर जो है ये कोटेशन कई बार एग्ज़ाम में आई है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बोलती है कि ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, मेरी ज़िंदगी खतरे में है। तो जब ये इस तरीके से बोलती है तो रॉबर्ट कॉक्सन जो होता है ना वो मान जाते हैं और अलाउ कर देते हैं उनको मिलने के लिए फॉल्डर से।
तो रुथ हनीवेल जो है ना, अब वो फोल्डर से मिलती है और उसको बताते हैं कि पिछली रात को जो रुथ के हस्बैंड है उन्होंने उसको बहुत मारा है, पीटा है, बहुत जो है ज़्यादा अब्यूज़ किया है। वो ये सब एक्सप्लेन कर रही होती है, जिसको सुन करके फोल्डर को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो उससे बोलता है कि ठीक है, अब जो है हम साथ में भागेंगे, तो रात को जहाँ आप मुझे रेलवे स्टेशन पे मिलना और हम दोनों जो है एक साथ भाग जाएंगे। तो जब इतना कुछ ये एक्सप्लेन करती है फोल्डर को, तो फोल्डर जो है प्लान बनाता है कि ठीक है, हम दोनों आज रात को यहाँ से चले जाएंगे और रुथ जो है वापस अपने घर चली जाती है। फिर दूसरे सीन में देखने को हमें मिलता है कि जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ जो कि ऑनर है इस लॉ फर्म के, वो चेक वगैरह देख रहे होते हैं। तो उनको एक फॉर्जरी देखने को मिलती है चेक में, कि चेक में कुछ जो है कुछ गड़बड़ी हुई है, कोई धोखाधड़ी किया गया है। तो होता क्या है कि ना, चेक में 9 को 90 बना दिया जाता है। तो अब ये लोग जो है ना सबको सस्पेक्ट करते हैं। तो डेविस यहाँ पे जो दूसरा जूनियर क्लर्क है, इसके ऊपर कोई शक नहीं कर सकता क्योंकि ये उस वक्त वहाँ पे था ही नहीं, ये आउट ऑफ स्टेशन रहता है। तो जो दूसरा जूनियर क्लर्क है यानी विलियम फोल्डर, लोग जो हैं इस पे शक करते हैं। तो जब इससे पहली बार पूछा जाता है तब ये डिनाई कर देता है इस फैक्ट को। लेकिन जब ऑनर जो है कैशियर कॉले को बुलाते हैं तो वो जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं फोल्डर को कि इन्होंने ही जो है कैश कराया था चेक। और फिर जब ये बात सामने आ जाती है तो फोल्डर जो है वो कन्फेस कर लेते हैं फॉर्जरी को कि हाँ, मैंने ये धोखाधड़ी किया है। लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे होते हैं और वो ये सब बताते हैं कि मैंने इसलिए किया क्योंकि जो मेरी बिलवड है रुथ, वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों में है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसका जो हस्बैंड है उसको मारता है, पीटता है और मैं उसको बचाना चाहता था। लेकिन मैं ये पैसा जो है आपको वापस कर दूंगा, प्लीज़ मुझे जेल ना भेजे। तो ये सारी जो है वो एक्सप्लेन करता है फोल्डर, किसको, जो भी ऑनर है यहाँ के, जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ को और रॉबर्ट कुक्सन को। तो जो वॉल्टर हाउ होता है ना, सन होता है जो, वो यंग होता है। तो यंग है तो उसके जो आइडियाज़ हैं वो भी मॉडर्न होंगे। तो वो एक बार को मान जाता है कि ठीक है, हम फोल्डर को माफ़ कर देते हैं। लेकिन जो इनके फादर होते हैं ना, जेम्स हाउ, ये पुराने विचारों वाले होते हैं, कानून को बहुत ज़्यादा मानने वाले होते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर इन्होंने गुनाह किया है, इन्होंने अगर गलत किया है तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये जो है पुलिस के हवाले कर देते हैं फोल्डर को। अब जो है ना कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है। तो फोल्डर जो है वो खड़ा होता है कोर्ट में और जो फ्रॉम है यानी फोल्डर का जो लॉयर है, जो भी हमने कैरेक्टर लिस्ट में डिस्कस किया था, वो जो है डिफेंड करता है फोल्डर को और जज के आगे बोलता है कि जज को ना इसको जो है, क्योंकि ये कमज़ोर है आर्थिक रूप से भी, तो इसको जो है ना क्रिमिनल नहीं बनाना चाहिए। जेल भेजेंगे अगर हम एक सीधे साधे शरीफ इंसान को, तो वो क्या है, वो और ज़्यादा क्रिमिनल बन जाएगा। तो हमें उसको क्रिमिनल नहीं बनाना चाहिए। उसकी जो है सारी लाइफ के बारे में कि उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, वो सब जो है फ्रॉम जो है वो कोर्ट के सामने लाता है। साथ में जो उसकी बिलीवर्ड है रुथ, वो भी आकर के फेवर में ही आके बोलती है फोल्डर के कि इन्होंने जो कुछ भी किया है मेरी वजह से किया है। लेकिन क्योंकि क्राइम तो क्राइम ही होता है, तो इसलिए फोल्डर को जो है जेल भेज दिया जाता है 3 साल के लिए। 3 साल के लिए इसको जेल भेज दिया जाता है, जहाँ पे ये एक मिजरेबल लाइफ जीते हैं। फिर होता क्या है कि अच्छे व्यवहार के कारण, अच्छे नेचर के कारण फोल्डर को ना जेल से 2 साल के अंदर ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस शर्त के साथ कि जब भी उसको बोला जाएगा या फिर टाइम टू टाइम वो आकर के, जो अथॉरिटीज़ है, जो पुलिस है, वहाँ पे आकर के अपनी अटेंडेंस लगाएगा, रिपोर्ट करेगा। तो जब फोल्डर बाहर आता है ना, तो रुथ क्या करती है, आकर के ना लॉ फर्म के जो ऑनर होते हैं वॉल्टर हाउ और जेम्स हाउ, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि फोल्डर को जो है एक अच्छी ज़िंदगी का हक है, उसने जो किया था मेरी वजह से किया था, तो अब जो है ना आप उसको दोबारा से काम पे रख लो। तो जो लॉ फर्म के ऑनर हैं ये राजी हो जाते हैं कि ठीक है, हम उसको काम पे रख लेंगे अगर वो पुरानी बातें भूलने के लिए तैयार है तो। लेकिन ये फोल्डर के आगे ना एक कंडीशन रख देते हैं कि अगर तुम रुथ को भूल जाओ, उससे कोई रिश्ता ना रखो, तो ही जो है हम तुमको एक्सेप्ट करेंगे। वो लोग ऐसा इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जिन 2 साल में फोल्डर जो है वो जेल में होता है ना, तो रुथ क्या करती है, अब तो रुथ किसी और से शादी कर लेती है, किसी और के साथ रहने लगती है। क्योंकि अपने हस्बैंड को वो छोड़ चुकी होती है, साथ में उसके बच्चे होते हैं, तो उसकी जो ज़रूरतें होती हैं वो कोई और पूरा करने लगता है, तो वो किसी और के साथ रहने लगती है। ये बात जो है वो लॉ फर्म के ऑनर जानते हैं, लेकिन फोल्डर नहीं जानता है। लेकिन इस कंडीशन को फोल्डर रिजेक्ट कर देता है कि नहीं, मैं रुथ को नहीं भूल सकता हूँ। फिर फर्म में ही जो है फोल्डर जाता है रॉबर्ट कुक्सन, जो कि सीनियर क्लर्क था, नहीं सॉरी हाँ सीनियर क्लर्क था, उसके पास जाता है और उसको बताता है कि जो इसके रिलेटिव्स है ना, उन्होंने कुछ पैसा अरेंज किया है इसके लिए, ताकि वो कहीं और जा कर के कनाडा जाके सेटल हो जाए और यहाँ की ज़िंदगी को भूल जाए। लेकिन जाने से पहले ये एक बारी रुथ से मिलना चाहता है। और फिर फोल्डर को ये भी पता चल जाता है कि रुथ जो है ना अभी किसी और आदमी के साथ रह रही है। तो ये दोनों मिलते हैं फॉर्म में ही और
लॉ फर्म में ही जो है फॉल्डर और रुथ के बीच में कन्वर्सेशन चल रही होती है। तो उसी कन्वर्सेशन के बीच में ना डिटेक्टिव लॉ फर्म में आ जाते हैं। अब ये क्यों आए हैं, क्योंकि जब जेल से निकला था ना फॉल्डर, तो एक शर्त के साथ निकला था कि इसको टाइम टू टाइम जो है रिपोर्ट करना होगा अथॉरिटीज़ के पास, लेकिन ये जाना भूल जाता है, नहीं जाता है। तो जब डिटेक्टिव लॉ फर्म में आता है ना, तो जो लॉ फर्म के ऑनर हैं इस बार जो है इसको बचाना चाहते हैं। वो बोल देते हैं कि फॉल्डर यहाँ नहीं आया है, लेकिन वो डिटेक्टिव है वो ढूंढ लेता है फॉल्डर को। और फॉल्डर जो है वो अपनी मिजरेबल लाइफ जो थी जेल में उससे बहुत ज़्यादा दुखी होता है, तो वो दोबारा जेल नहीं जाना चाहता है। तो वो क्या करता है ना, इस स्ट्रेस में आकर के सीढ़ियों पर से कूद जाता है। और जब वो ऐसा करता है तो उसका जो गर्दन है, नेक है, वो टूट जाती है और वो उसी में जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो जब उसकी डेथ होती है तो कॉक्सन जो है वो कमेंट करते हैं, नो वन विल टच हिम नाउ, नेवर अगेन, ही इज़ सेफ विद जेंटल जीसस। कि अब जो है उसकी डेथ हो चुकी है, अब वो भगवान के साथ जो है वो सेफ है, अब कोई उसको टच ना करे, अब उसको छोड़ दिया जाए। इसी में एक और फेमस कोट है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये रुथ बोलती है कॉक्सन से जब मिलने की रिक्वेस्ट करती है। एक दो कोट्स और हैं, आइए देखते हैं। जस्टिस इज़ अ मशीन दैट व्हेन समवन हैज़ वंस गिवन इट द स्टार्टिंग पुश रोल्स ऑन इटसेल्फ। तो ये फ्रॉम जो लॉयर है होता है ना इसका फॉल्डर का, वो कोर्ट में बोलता है इस बात को कि जस्टिस एक ऐसी मशीन है कि जो शुरू करता है ना पहले बार, मतलब जो खुद से शुरुआत करता है वो उल्टा खुद ही उसमें फंस जाता है। तो ये जो है उस वक्त का लीगल सिस्टम कैसा था ये दिखाता है कि जो न्याय पाने की मांग करता है जाता है वो उल्टा उसी में फंस जाता है। एक और कोट है, लॉ इज़ वॉट इट इज़, अ मेजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस। ये जज बोलते हैं कि लॉ जो क्या है, एक ऐसी मेजेस्टिक एडिफाइस है, एक ऐसी बिल्डिंग है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हम सबको सुरक्षा देता है। इसी के साथ जो है आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको जस्टिस की समरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, कहानी में अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कैरेक्टर्स समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपकमिंग वीडियोज़ में इनके जो भी मेजर वर्क हैं हम उनको डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। थैंक्स फॉर